नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत से पाकिस्तान को जैसे के तैसे में जवाब मिलने लगा है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्र के नाम भाषण में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र किया। इससे ठीक 3 दिन पहले सर्वदलीय बैठक में बलूचिस्तान और पीओके दोनों का जिक्र करते हुए वहां मानवाधिकार हनन का मसला उठाया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने जब वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया तो उन इलाकों के कई लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। इसका सीधा अर्थ है कि यदि पाकिस्तान नहीं सुधरता, कश्मीर घाटी में उग्रवादियों को हवा दिए रहता है, तो भारत न केवल पीओके का मसला उठाएगा बल्कि बलूचिस्तान में आजादी चाहने वालों की बात भी करेगा। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बदले अंदाज के कई संकेत दिए। जिस अंदाज में पाकिस्तान को लताड़ा है, उससे जाहिर है कि मोदी सरकार ने रीति नीति बदली है। संदेह नहीं कि कश्मीर घाटी में उग्रवादियों ने जो दबाव बनाया है, उसके पीछे के मकसद को मोदी सरकार ने समझा है। कैसे भी हो, एक बार मोदी सरकार को रक्षात्मक बनाने, समर्पण कराने का ताना बाना बुना गया था। उस साजिश को मोदी सरकार ने समझा है। तभी अब भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह पहले अपने कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार हनन पर जवाब दे, बलूचिस्तान में आजादी चाहने वालों की चिंता करे। मोदी सरकार के इस अप्रत्याशित तेवर ने सबको हकबका दिया है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले जातीय ध्रुवीकरण कराने जा रही हैं। अब तक पार्टियां अपने नेतृत्व के चेहरे से जातियों को मैसेज देती थी, लेकिन इस बार टिकटों की संख्या से ये मैसेज दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बार सबसे ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार उतारेगी और उसके बाद मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या होगी। कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवारों की संख्या 70 से 80 हो सकती है। इस पर विचार के लिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं की एक बैठक दिल्ली में हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के घर पर हुई इस बैठक में कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। वे खुद भी ब्राह्मण हैं और उन्होंने कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित का चेहरा प्रोजेक्ट कराया है। पिछले 2 चुनावों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार देने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार मुस्लिम और दलित वोट पर फोकस किए हुए है। कहा जा रहा है कि मायावती 100 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। उनके यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम और फिर दलित उम्मीदवार होंगे। यही स्थिति समाजवादी पार्टी में भी रहनी है। बताया जा रहा है कि सपा भी सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी देगी और उसके बाद यादव होंगे। भाजपा की नजर अति पिछड़ा वोट पर है और इसलिए उसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार गैर यादव अति पिछड़ी जातियों के होंगे। इनमें कोयरी, कुर्मी और लोध अहम होंगे। उसके बाद ब्राह्मण और ठाकुर उम्मीदवारों की संख्या रहेगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे? यह लाख टके का सवाल है। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि भले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली पाकिस्तान न जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर जाएंगे। भारत सरकार सार्क जैसे अहम संगठन का मंच पूरी तरह से पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि सार्क की बैठकें भारत और पाकिस्तान के तनाव की भेंट चढ़ जाती है। अगर भारत के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं रहेंगे तो सारी कार्रवाई एक तरफा हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी जरूर इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में जेटली के नहीं जाने का एक संदेश पाकिस्तान को जाएगा। राजनाथ सिंह की इस्लामाबाद यात्रा के अनुभव से ज्यादा सरकार पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहती है कि उसे कश्मीर और आतंकवाद के मसले पर अपना रुख बदलना होगा। इस समय कश्मीर के बहाने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि उनका देश कश्मीर की आजादी को समर्थन देना जारी रखेगा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच जेटली के इस्लामाबाद नहीं जाने का मनोवैज्ञानिक असर पाकिस्तान पर होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिन में हालात सामान्य होंगे और तब विदेश मंत्री भी जाएंगी और प्रधानमंत्री भी जाएंगे।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन अभी से वैसा ही ध्रुवीकरण वाला माहौल बनने लगा है जैसा ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने को लेकर बना था। 15 अगस्त 1994 को भाजपा नेता उमा भारती ने ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराया था। इस मामले में हुए मुकदमे में वारंट जारी होने के बाद 2004 में उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस आंदोलन के सहारे ही 2008 में भाजपा पहली बार कर्नाटक की सत्ता में आई। अभी चुनाव से 2 साल पहले एक बार फिर बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक में वैसा ही माहौल बन रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से कश्मीर में मानवाधिकार के कथित हनन को लेकर कराए गए सम्मेलन पर जबरदस्त विवाद हो रहा है। इस सम्मेलन में कश्मीर के मुस्लिम युवाओं ने सेना की ओर से मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में कश्मीरी पंडितों ने अपना दुख दर्द बयान करना शुरू किया, जिस पर विवाद हो गया और इस बीच कुछ युवकों ने कश्मीर की आजादी के नारे लगाए। इसे लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल पर जो कार्रवाई हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन राज्य में भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन का बड़ा मुद्दा मिल गया है। इससे कांग्रेस में चिंता है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आला नेता मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की निष्क्रियता को लेकर परेशान हैं। उनको लग रहा है कि सरकार ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। कश्मीर के हालात और राष्ट्रवाद के उभार से ये मामला कांग्रेस के लिए मुश्किल वाला हो गया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारत सरकार ने बातचीत करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद अब भी भारत की बुनियादी चिंता का मुद्दा बना हुआ है और इस पर बात करने की जरूरत है। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए लाल किले से अपने भाषण में बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठा चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में राहत सामग्री भेजने का भी प्रस्ताव किया था, जिसे भारत ने तत्काल खारिज कर दिया था और कहा था कि पाकिस्तान को आतंकवाद, नकली नोट और नशीले पदार्थों के निर्यात में महारत है और भारत उसका ये निर्यात बहुत झेल चुका है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार के शहीद होने के एक दिन बाद फिर आतंकियों ने सेना के एक काफिले पर बड़ा हमला किया। आतंकियों के इस हमले में सेना के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने कल रात 2:30 बजे के करीब बारामूला के ख्वाजा बाग में सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में तत्काल 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक गाड़ी भी आतंकी हमले की चपेट में आ गई, जिससे एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और दूसरा पुलिस का जवान घायल हो गया। हमले के बाद आतंकी फरार हो गए। सेना और पुलिस दोनों हमलावरों की तलाश में बड़ा अभियान चला रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान का ऐलान करते हुए दावा किया है कि वो सीटें बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि वो सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को साथ लेकर सरकार बनाएगी। पार्टी के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी मुख्यालय में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दूसरे चरण में 2 समूहों का गठन किया गया है। हर समूह में 8 से 9 सदस्य रखे गए हैं और दोनों में 1-1 सदस्यों की नियुक्ति बाद में की जाएगी। प्रचार का दूसरा चरण 21 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर राज्य में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष संजय सिंह और समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी मौजूद थे। इससे पहले चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं ने बैठक की। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में नए राज्यपाल और 1 राज्य में उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। पिछले दिनों उम्र के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली नजमा हिप्तुल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। राजस्थान के रहने वाले भाजपा के पूर्व सांसद वीपी सिंह बदनौर को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। पंजाब बेहद अहम और संवेदनशील राज्य है, जहाँ अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के पूर्व सांसद बनवारी लाल पुरोहित को असम का राज्यपाल बनाया गया है और दिल्ली विधानसभा में बरसों तक नेता प्रतिपक्ष रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे रिटायर जनरल AK सिंह की जगह लेंगे। इन चारों की नियुक्ति पद ग्रहण करने के दिन से प्रभावी मानी जाएगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। पाकिस्तान को घेरने के भारत के पास 10 तरीके हैं। बलूचिस्तान ही नहीं, सिंध में भी आजादी की पुरानी सुगबुगाहट है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उसका बड़ा भाग गिलगित और बल्तिस्तान को उसने चीन को दिया हुआ है। POK के कश्मीरियों में पाक सरकार की दबिश है। उस नाते पाकिस्तान को जवाबदेह बनाना मुश्किल नहीं है।
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करने यानी आक्रामक होने की रणनीति अपनाई है। रक्षात्मक होकर पाकिस्तान से कश्मीर मसले पर चुप रहने की अपील करने की बजाय प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान में चल रही आजादी की लड़ाई का मुद्दा उठाया और कहा कि वहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है। प्रधानमंत्री की इस बात पर बलूच नेताओं ने उनका आभार जताया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बलूचिस्तान का जिक्र करे। इस जिक्र के कई मायने हैं। एक तो यह है कि अगर पाकिस्तान अलग कश्मीरी पहचान के नाम पर कश्मीर की आजादी का समर्थन करता रहा तो जल्द ही भारत अलग बलूच पहचान के नाम पर बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करेगा। दूसरा मतलब यह है कि कश्मीर के आजादी समर्थक आंदोलन को कुचलने के लिए भारत भी वह रास्ता अख्तियार कर सकता है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने किया है। 2006 में बलूच नेता अकबर खान बुख्ती की हत्या के बाद से लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं। कश्मीर में मानवाधिकार का मामला उठा रहे पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर विमानों से बम बरसाए हैं और हजारों को मारा है। राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूरा कश्मीर भारत का है और अब भारत पाक अधिकृत कश्मीर पर बात करना चाहता है, यानी कश्मीर की बजाय पाक अधिकृत कश्मीर पर चर्चा होगी। इसके साथ ही गिलगित और बाल्टिस्तान पर भी चर्चा होगी, जिसका इलाका पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। भारत का यह आक्रामक रुख पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब जबकि भारत ने बंद पिटारे से इन मुद्दों को निकाल दिया है तो उस पर वापसी संभव नहीं है। कई कूटनीतिक और राजनयिक जानकार मान रहे हैं कि यह अच्छा दांव है, लेकिन अब बयानबाजी से आगे बढ़कर कुछ वास्तविक पहल भी करनी होगी। यानी अगर बलूच लोगों ने भारत से उम्मीद बांधी है और पाकिस्तान बैकफुट पर आया है तो भारत को कुछ और आगे बढ़ना होगा, एक्शन लेना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और हो सके तो सिंध व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का मामला भी उठाना चाहिए। आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जिस तरह बमबारी कर रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लाल किले से भाषण के बाद यह जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने किसी तात्कालिक लाभ के लिए बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र नहीं किया है। इसका मकसद कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ मोल भाव करना नहीं। तभी मोदी की इस पहल को शेर की सवारी माना जा रहा है। इस पर डटे रहने और आगे बढ़ने के लिए जितनी जरूरत कूटनीतिक दांव पेच की है उतनी ही सैन्य तैयारियों की भी है। भारत को कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा और साथ ही अपनी सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता करना होगा, क्योंकि परेशानी और बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ बढ़ेगी और आतंकी हमले भी बढ़ेंगे। भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को लश्कर, जैश या इस्लामिक स्टेट की मदद लेने में कोई हिचक नहीं होने वाली है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पाकिस्तान के प्रति भारत के कड़े रवैये पर चर्चा करेंगे। कई जानकार कहते हैं कि पीओके की बात करना गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ना है। जो हो गया सो हो गया। भारत को कश्मीर के इलाके में अमन चैन बनाकर पाकिस्तान को चुप करना चाहिए, मगर यही दिक्कत है। पाकिस्तान या वहां रह रहे आतंकियों की हवा में ही भारत बार बार घायल हुआ है। इसलिए बिना पाकिस्तान को घेरे, उसे कमजोर बनाए, उसे सुधारने को मजबूर नहीं कर सकते। पर क्या ये संभव है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ सामरिक मामलों के जानकार उदय भास्कर हैं। उदय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान और पीओके को लेकर जो कहा है उसका क्या सामरिक दृष्टि से क्या मायने में निकालते हैं आप? साहब, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जिक्र किया था और साथ साथ बलूचिस्तान, जब उन्होंने रेड फोर्ट से अपना इंडिपेंडेंस डे स्पीच जो दिया था, मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि जहां तक पीओके है ये एक प्रकार का कंटिन्यूटी है, क्योंकि आपको तो याद होगा जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी लाल किला से यही कहा कि द ओनली अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ पार्टीशन इज रिटर्न ऑफ पीओके। तो उसमें एक प्रकार की कंटिन्यूटी है। मोदी साहब ने इसको काफी असर्टिव तरीके से कहा है, ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा है। पर मुझे लगता है कि बलूचिस्तान का जो रेफरेंस है वो एक काफी सिग्निफिकेंट डिपार्चर है। यानी कि अगर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से इस प्रकार का अगर वो स्टेटमेंट या टिप्पणी देते हैं, उसकी जो प्रतीकात्मक अहमियत है वो काफी गंभीर है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुरंत बलूचिस्तान का रेफरेंस करने के बाद
उनके जो लीडर्स हैं, बलूचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स, उन्होंने मुझे एक प्रकार से बधाई दी, थैंक यू नोट भेजा वगैरह। तो एक ये एडवोकेसी हो रहा है बलूचिस्तान के मुद्दे के ऊपर, जो कि अभी तक किसी भारतीय हुकूमत या प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। तो ये डिपार्चर है। उस नाते इस्लामाबाद में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, या इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने इस बात को किस अंदाज से लिया होगा? वो इस बात को गंभीरता से ले रहे होंगे, या ये कि भाई थोता चना बाजेगा ना वाला कहावत है? मुझे लगता है साहब कि ये काफी गंभीर है, क्योंकि इसकी जो पॉलिटिकल और कूटनीतिक जो इम्प्लीकेशंस है, मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि वहां पे जरूर रावलपिंडी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में इसके ऊपर एक समीक्षा हो रहा होगा। और अगर भारत ये बलूचिस्तान के लीडर्स को पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें एक उस प्रकार का, मैं कहूंगा कि ये संवाद की एक चुनौती है। पाकिस्तान बार बार वही कहेगा कि जो शर्म एल शेख में हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, उन्होंने जो आरोप लगाया था, अभी सरताज अजीज साहब ने तुरंत कह दिया कि हमारी बात साबित हो जाती है। तो इसलिए भारत को बहुत परिपक्वता के साथ आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बलूचिस्तान लीडर से कहते हैं कि साहब आप खुलासा कीजिए, सच्चाई क्या वहां पे, क्या ईस्ट पाकिस्तान जैसे अत्याचार हो रहे हैं, इस प्रकार का ये है, ये बिल्कुल एक नया डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पोस्चर है भारत का। और देखना है कि पाकिस्तान इसको कितनी इंटेंसिटी के साथ ये इसका सामना करेंगे। उस नाते अब भारत पाक रिश्तों में बिल्कुल एक तरह से बदलाव आ गया। अब कोई डायलॉग की संभावना तो बनती नहीं है, अभी भी इसके बीच में से भी डायलॉग की बनती है। मुश्किल है साहब, क्योंकि बलूचिस्तान के रेफरेंस के बाद तुरंत पाकिस्तान से यही होगा कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इस प्रकार का जो भी है इंटरवेंशन कर रहे हैं, और उसका रिस्पांस यही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स और जो हम कंपोजिट डायलॉग या रिज्यूम डायलॉग की हम बात कर रहे हैं, वो एक प्रकार से अभी बैक बर्नर पे चला गया। उस नाते क्या इस मुद्दे के ऊपर बलूचिस्तान और ये जो नई अप्रोच है पाकिस्तान के प्रति, इसकी भारत के अंदर आम राय सर्वानुमति बन सकती है, या ये कि ये कुछ समय 1-2-3 साल रहे? क्योंकि नरसिम्हा राव ने भी एक वक्त में सिंध के मामले पर, बलूचिस्तान के मामले पर, पीओके के मामले पर ध्यान करवाया था, फिर वो चले गए, आई के गुजराल आए तो सारे ऑपरेशन बंद हो गए। वही वैसा इस भारत में नहीं चलना मामला सब। मुझे लगता है कि जब अगले 2 साल, यानी कि इस जब तक ये सरकार हुकूमत है, जब तक है, ये प्रेशर जो है पाकिस्तान के ऊपर, ये जरूर मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लेवल पे ये बना के रखेंगे। भारत को ये सोचना है कि क्या इस वक्त हमारी जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स का, उनके पास उतनी क्षमता है कि हम बलूचिस्तान के लीडर्स के साथ भी बात करें, पीओके के आम नागरिकों से बात करें, क्या हम एक नया सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाएंगे? ये सब सोचना है कि हाउ डू यू विन द स्टोरी। नहीं तो उसी नाते कि ये आपके अनुसार क्या हमारे यहाँ पहले से इसका ऑप्शन बना हुआ होगा, या ये अचानक जो कश्मीर घाटी की स्थिति उसके जवाब में प्रतिक्रिया में ये हुआ? व्यास, ये कठिन सवाल पूछ रहे हैं आप। नहीं फिर भी कि भाई आखिर विदेश मंत्रालय में या उसमें ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, मतलब कुछ तो ऐसी प्लानिंग के साथ में होना चाहिए। के दृष्टिकोण से मैं यही कहूंगा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से इस प्रकार का बात कर रहे हैं, तो वो तो बहुत जरूर कुछ प्लानिंग होनी चाहिए होगा। और पीएमओ के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं और विदेश सचिव, कुछ उन्होंने जरूर एक ढांचा बनाया होगा कि अभी बलूचिस्तान का और इसके साथ में कैसे आगे बढ़ाएं। और इसके साथ में अमेरिका का क्या होगा या बाकी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का क्या रिएक्शन होगा, वो भी सब सोचना होगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं जरूर ये जोड़ना चाहता हूं, बलूचिस्तान जो है वो बड़ा जटिल मुद्दा है, क्योंकि ये केवल पाकिस्तान के साथ इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसका संदर्भ ईरान भी है, चीन भी जाता है, चीन भी वो उसका कॉरिडोर को वहां तक ले जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर भी। आपका लिटमस टेस्ट ये होगा कि इस साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के प्रधानमंत्री यदि वहां जाएंगे या विदेश मंत्री, वो बलूचिस्तान का जो मामला है किस प्रकार से उसको हम फ्रेम करेंगे। क्योंकि आप ये भी याद रखिए, शीत युद्ध के समय पे अमेरिका के लिए दक्षिणी एशिया में सबसे अहम इलाका बलूचिस्तान था, और उस वक्त तो खैर ईरान का एक, मैं कहूंगा कि कारण था कि अमेरिका बलूचिस्तान के ऊपर इतना वो ध्यान दे रहे थे। आपके अनुसार कश्मीर मुद्दे के ऊपर जो पाकिस्तान फोकस बनवाता रहा, उससे ध्यान बटेगा या वो फोकस वो भी ज्यादा और तेजी से बढ़ा देगा? सबसे पहले मैं कहूंगा कि भारत जो भी बलूचिस्तान के संदर्भ में कर रहा है, कश्मीर मुद्दा और कश्मीर के आम नागरिकों के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई लिंकेज है। इतना हो सकता है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एनर्जी और जो कैपेसिटी है
वो शायद इस वक्त बलूचिस्तान के ऊपर उनको जरूर कुछ ध्यान देना होगा। पर जहां तक कश्मीर की अंदरूनी जो स्थिति है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जी, मान लीजिए आप टेररिज्म की बात करें, दहशतगर्दी या जो समर्थन वो दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इतना तुरंत उस नीति में कोई वो बदलाव लाने के लिए इस वक्त तैयार है। जी उदय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/Naya India न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।